भारतीय प्रजातंत्र में वंशवाद की बात की जाए तो नेहरू गांधी वंश के बाद कई और वंश जैसे मुलायम और लालू, पायलट, करुणानिधि और कश्मीर में अब्दुल्ला घराना भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। इन्हीं में से एक है ग्वालियर का सिंधिया घराना, जिसका कोई न कोई सदस्य 1957 से लेकर अब तक भारतीय संसद या विधानसभा का सदस्य रहा है, जबकि 1991 से 1996 तक 5 वर्ष का समय ऐसा भी रहा है जब नेहरू वंश का कोई सदस्य भारतीय संसद का सदस्य नहीं रहा। वीडियो कैप्शन: विवेचना विजयाराजे और माधवराव में इतनी तल्खी क्यों थी? माधवराव की मां और ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इसके बाद पहले उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक बनी। उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने 1971 में जनसंघ के समर्थन से चुनाव जीता, लेकिन 1979 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। शुरू में मां बेटे के बीच थे अच्छे संबंध। हाल ही में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई की एक किताब प्रकाशित हुई है, द हाउस ऑफ सिंधियाज, ए सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग, जिसमें उन्होंने सिंधिया परिवार के सदस्यों और उनके संबंधों पर प्रकाश डाला है। रशीद किदवई बताते हैं, एक जमाना था कि राजमाता और उनके बेटे माधवराव सिंधिया के बीच संबंध इतने प्रगाढ़ थे कि माधवराव अपनी महिला मित्रों तक की चर्चा अपनी मां से किया करते थे। महारानी विजयराजे सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, भैया माधवराव सिंधिया और मैं दोस्तों की तरह थे। एक रात वे मेरे होटल के कमरे में आए और नीचे बिछी कालीन पर लेट गए। वो अकेला महसूस कर रहे थे। वो मुझसे रात 2 बजे तक बात करते रहे। वो मुझसे इतने खुले हुए थे कि अपनी महिला मित्रों तक का जिक्र मुझसे करते थे। सिंधिया पर मां का साथ छोड़ने का आरोप। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मां बेटे के संबंधों में तल्खी आती चली गई और वो एक दूसरे से दूर होते चले गए। इनके सिंह जाने माने पत्रकार हैं। उन्होंने इंडिया टुडे के 30 सितंबर 1991 के अंक में अपने लेख डोमेस्टिक बैटल बिटवीन विजयराजे एंड माधवराव सिंधिया में लिखा था, माधवराव सिंधिया ने मुझे बताया था कि उनके और राजमाता के संबंध 1972 से खराब होना शुरू हुए थे, जब वो अपनी मां की पार्टी जनसंघ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेना चाह रहे थे। माधवराव ने स्वीकार किया था कि ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद जनसंघ की सदस्यता लेना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन उसी लेख में एन.के. सिंह ने आगे लिखा था कि सरदार आंगरे का मत इससे अलग था। उन्हें राजमाता बाल और दूसरे लोग बाल्डी कहते थे। उनका मानना था कि माधवराव ने इसलिए डरकर अपनी मां का साथ छोड़ दिया क्योंकि जनसंघ मध्य प्रदेश में 1972 का विधानसभा चुनाव हार गई थी। माधवराव सिंधिया को अपनी माता पर सरदार आंगरे का प्रभाव पसंद नहीं था। उनको इस बात पर भी ऐतराज था कि सिंधिया परिवार के धन को बेतरतीब ढंग से राजनीति में खर्च किया जा रहा है। रशीद किदवई लिखते हैं, माधवराव राव के नजदीकी दोस्तों की बात मानी जाए तो युवा महाराज को इस बात से बहुत धक्का पहुंचा था कि जयविलास राजमहल से धन और जेवर गायब होते जा रहे थे। कहा जाता है कि सिंधिया परिवार के पास सोने, चांदी और जवाहरातों से भरे कुएं थे। माधवराव ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि ये कुएं धीरे धीरे खाली होते जा रहे थे। माधवराव की नजर में उनका मां की व्यापारिक सोच नहीं के बराबर थी। उनकी नजर में राजमाता ने मुंबई और दूसरी जगहों पर सिंधिया परिवार की संपत्ति को बाजार मूल्य से कहीं नीचे औने पौने दाम में बेच दिया था। माधवराव सिंधिया की जीवनी में वीर सांघवी और नमिता भंडारे लिखते हैं, ये दावा किया गया था कि इन सौदों में आंगरे का हाथ था और उन्हें कथित रूप से इसमें कमीशन मिलता था। राजमाता भी इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन से कुछ पैसा आंगरे को उनकी सेवाओं के बदले देती थीं।
धीरे धीरे आंग्रे विजयराजे और उनके बेटे के बीच संबंधों में कटुता लाते चले गए। राजमाता की नजरों में बिगड़ते संबंधों के लिए माधवी राजे थीं जिम्मेदार। इंडिया टुडे के संवाददाता एन.के. सिंह से बात करते हुए माधवराव सिंधिया ने अपनी मां को हावी होने वाली महिला की संज्ञा दी थी। एन.के. सिंह ने अपने लेख में लिखा है, माधवराव ने मुझे बताया था कि राजमाता उन्हें पार्टी में रखने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। उन पर सरदार आंग्रे का अजीब सा प्रभाव है। एक बार उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाना चाहिए था। अब जब वो अलग रह रही हैं, परिवार में बहुत शांति है। उधर राजमाता ने एन.के. सिंह से बात करते हुए माता पुत्र के रिश्तों में दरार लाने के लिए माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजे को जिम्मेदार ठहराया था। एन.के. सिंह ने लिखा था, राजमाता ने मुझे बताया था कि एक समय माधवराव को सबके सामने मेरे जूते तक उठाने में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी को उनसे मेरी नजदीकी बर्दाश्त नहीं थी। एन.के. सिंह बताते हैं, जब मैं राजमाता से बात कर रहा था तो सरदार आंग्रे भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा था कि राजमाता एक मां की तरह सारा दोष अपनी बहू पर मढ़ रही हैं। माधवराव की जो बात राजमाता को सबसे बुरी लगी थी, वो ये थी कि इमरजेंसी के दौरान जब वो जेल में बंद थी, माधवराव नेपाल भाग गए थे। इससे उनको बहुत धक्का पहुंचा था। राजमाता ने आंग्रे को चुना। माधवराव सिंधिया के कड़े विरोध के बावजूद राजमाता ने सरदार आंग्रे को कभी अपने जीवन से अलग नहीं किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरे पति के नजदीकी रिश्तेदार और दोस्त के तौर पर बाल आंग्रे ने मेरे परिवार के लिए अपने आप को अपरिहार्य बना लिया था। उनके और मेरे राजनीतिक विचारों में बहुत समानता थी और हिंदू धर्म के प्रति हम दोनों की सोच एक जैसी थी। हमारे हित इस हद तक उनके हित बन गए थे कि वो हमारे वित्तीय सलाहकार बन गए थे, जिनकी सत्यनिष्ठा और विश्वास के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं था। उनकी सलाह के बगैर हमारे परिवार में कोई फैसला नहीं लिया जाता है। वीर सांघवी माधवराव सिंधिया की जीवनी में लिखते हैं, माधवराव ने अपनी मां से कहा था, अम्मा ये जारी नहीं रह सकता, आपको मुझ में और आंग्रे में से एक को चुनना होगा। इस पर राजमाता ने बिना किसी मुश्किल के कहा था कि वो आंग्रे को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कठिनतम समय में मेरा साथ दिया है। माधवराव ने जवाब में पूछा था, आप आंग्रे को तब भी नहीं छोड़ेगी अगर आपका इकलौता बेटा आपसे दूर हो जाए। इस पर राजमाता ने कोई जवाब नहीं दिया था और इस बात से नाराज होकर माधवराव कमरा छोड़कर चले गए थे। शिवलिंग को लेकर राजमाता का अनशन। माधवराव और राजमाता के बीच तकरार का एक कारण बनने का एक छोटा शिवलिंग भी था। रशीद किदवई बताते हैं, ये सिंधिया परिवार का खानदानी शिवलिंग था। इसे हर महाराजा द्वारा की गई पूजा में रखा जाता था। कहा जाता है कि जब ग्वालियर की सेना किसी सैनिक अभियान पर निकलती थी तो महादजी सिंधिया राजवंश शुरू करने वाले राणोजी राव सिंधिया के 5वें और सबसे छोटे बेटे उसे हमेशा अपने मुकुट के नीचे रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें लड़ाई में विजय प्राप्त होती थी। उस शिवलिंग की कीमत का तो कोई हिसाब नहीं था, लेकिन सिंधिया परिवार के लिए वो हमेशा अच्छे भाग्य की निशानी था। जब राजमाता और माधवराव के बीच दरार पड़ गई तो राजमाता ने वो शिवलिंग उनसे वापस मांगा। माधवराव की पत्नी माधवी ने सफाई दी कि सिंधिया परिवार की रस्मी पूजा तभी शुभ मानी जाती है जब उसे एक विवाहित महिला करे। इससे राजमाता बहुत आहत हो गई। उन्होंने ऐलान किया कि वो जब तक आमरण अनशन करेंगी जब तक वो शिवलिंग उनके हवाले नहीं कर दिया जाता। परेशान होकर माधवराव ने अपनी पत्नी वो शिवलिंग अपनी मां को वापस देने के लिए कहना पड़ा। सामान्य शिष्टाचार का हमेशा ध्यान।
लेकिन इसके बावजूद निजी संबंधों में इस दरार की झलक नहीं दिखाई दी। महाराजा और राजमाता साथ साथ औपचारिक समारोहों में भाग लेते और सामान्य शिष्टाचार का हमेशा ध्यान रखा जाता। वीर सांघवी और नमिता भंडारे लिखते हैं, माधवराव के निजी सचिव महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके साथ रहना पसंद किया, लेकिन माधवराव को पता था कि राजमाता महेंद्र प्रताप सिंह को पसंद करती हैं। उनकी नजर में उनके दौरों के दौरान महेंद्र प्रताप सिंह से अच्छा उनका ख्याल कोई नहीं रखता था। इसलिए जब भी वो बाहर जाती, माधवराव उन्हें राजमाता के साथ जाने की अनुमति दे देते। लेकिन एक बार अमृतसर के दौरे पर बाल आंग्रे ने महेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में माधवराव के लिए अपशब्द कहे। महेंद्र प्रताप जब वापस ग्वालियर लौटे तो उन्होंने महाराजा से साफ कह दिया कि वो अब राजमाता के साथ कभी बाहर नहीं जाएंगे। कुत्ते पर चलाई गोली। अपने पुत्र से बढ़ रहे मतभेदों के चलते राजमाता बाल आंग्रे पर और अधिक निर्भर रहने लगी। इमरजेंसी के दौरान जब माधवराव नेपाल में थे और राजमाता जेल में थीं, आंग्रे का परिवार आकर ग्वालियर में जयविलास महल के पास हिरणवन महल में रहने लगा। रशीद किदवई बताते हैं, इस तरह के आरोप हैं कि आंग्रे की पत्नी मनु जयविलास महल में गईं और वहां से सोने की परत चढ़े नल, झाड़फानूस और कालीने निकाल लाईं और उन्हें अपने घर में सजा लिया। बाद में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो माधवराव सिंधिया ने इन सब चीजों को वापस लेने की कोशिश की। एक पारिवारिक सूत्र ने मुझे बताया कि जब माधवराव सिंधिया के लोग इन चीजों को लेने हिरणवन महल में गए तो आंग्रे के लोगों ने उन पर अपने रॉटवाइलर कुत्ते छोड़ दिए। माधवराव के लोगों ने एक कुत्ते को गोली से उड़ा दिया। राजमाता रायबरेली में इंदिरा गांधी से हारी। माधवराव सिंधिया के कांग्रेस पार्टी में जाने की मुख्य वजह राजमाता की आंग्रे से नजदीकी थी, लेकिन इसके बावजूद एक रणनीति के तहत उन्होंने 1980 का चुनाव ग्वालियर से एक निर्दलीय के तौर पर लड़ा। वहीं राजमाता ने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से हाथ आजमाने का फैसला किया। अपनी राजनीति और बेटे के प्यार के अंतर विरोध के बावजूद उन्होंने ग्वालियर के लोगों से महल को चुनने की अपील जारी की। माधवराव ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बहुत बड़े अंतर से ग्वालियर में जीत दर्ज की, लेकिन राजमाता को रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में वाजपेयी की हार। 1984 के चुनाव में माधवराव सिंधिया ने पहले गुना से अपना पर्चा भरा, लेकिन 25 नवंबर 1984 को पर्चा भरने के अंतिम समय 5 बजे से 1.5 घंटे पहले उन्होंने अचानक ग्वालियर आकर वहां से अपना पर्चा भर दिया। ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। समय इतना कम था कि वाजपेयी कहीं और जाकर अपना पर्चा नहीं भर सकते थे। जैसे ही ये खबर राजमाता को लगी वो हैरान रह गईं। इस पूरी घटना पर आंग्रे की पहली प्रतिक्रिया थी, माधवराव ग्वालियर से हारेंगे, उनको ऐसा सबक मिलेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इस चुनाव में माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया। राजमाता ने इसका बहुत बुरा माना और खुद को अपमानित महसूस किया। लेकिन राजमाता के देहावसान से कुछ समय पहले माधवराव अपनी मां के नजदीक आ गए। वीर सांघवी और नमिता भंडारे माधवराव सिंधिया की जीवनी में लिखते हैं, राजमाता के अंतिम दिनों में माधवराव अक्सर उनके अस्पताल जाते, उनका हाथ पकड़कर उनकी बगल में बैठते और हनुमान चालीसा पढ़ते। वसुंधरा राजे ने बाद में याद किया कि माधवराव की आवाज सुनते ही राजमाता की आंखों में चमक आ जाती। माधवराव की छोटी बहन यशोधरा ने बताया कि वो उन दिनों मां और बेटे की आंखों में आंसू देखती थीं। वसीयत में बेटे से अंतिम संस्कार का अधिकार छीना। लेकिन राजमाता के देहांत के 13 दिन बाद कहानी में एक ट्विस्ट और आया।
दिल्ली के प्रेस क्लब में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजयराजे सिंधिया के सचिव रहे बाल आंग्रे ने 20 सितंबर 1985 को राजमाता की हाथ से लिखी 12 पन्नों की वसीयत जारी की, जिसमें उन्होंने माधवराव को अपने जीवन का सबसे दुखी अंग घोषित किया था। माधवराव सिंधिया की जीवनी में वीर सांघवी लिखते हैं, इस वसीयत पर 2 गवाहों प्रेमा वासुदेवन और एस गुरुमूर्ति के हस्ताक्षर थे। इस वसीयत में माधवराव के बारे में कहा गया था कि वो न सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं के गुलाम बन गए हैं, बल्कि उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को परेशान करने में उनके औजार की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि वो अब इस लायक भी नहीं रहे कि वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करें। लेकिन इसके बावजूद माधवराव सिंधिया ने अपनी माता का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। जब इस बारे में सरदार आंग्रे से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, ये मेरे हाथ में नहीं था। उनका अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मैंने उस वसीयत को देखा। राजमाता ने आंग्रे की पत्नी को निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद ये लिफाफा बाल आंग्रे को दिया जाए। जब आंग्रे से पूछा गया कि वसीयत को उनकी मृत्यु के तुरंत बाद क्यों नहीं खोला गया जैसा कि उनके निर्देश थे, तो उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं किया जाता, ये मानव आचार के खिलाफ है। मुझे वसीयत की प्रति उनके अंतिम संस्कार के बाद मिली। माधवराव सिंधिया ने इस वसीयत को अदालत में चुनौती दी और फरवरी 1999 में लिखी राजमाता की लिखी एक और वसीयत अदालत में पेश की। 8 महीने बाद माधवराव सिंधिया का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मार्च 2008 में 87 वर्ष की आयु में बाल आंग्रे ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया।